नमस्कार, तहकीकात में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रदीप आजाद। इस कार्यक्रम में आज हम बात करेंगे अपराध की और इससे जुड़ी उन दास्तानों की जिन्होंने लगातार खाकी को हैरत में डाले रखा। कई वारदात आज भी जांच पड़ताल पर सवाल खड़े कर रहे हैं। आइए करते हैं इनकी तहकीकात। तहकीकात में आज हम सबसे पहले बात करेंगे उस मुद्दे पर जो लोगों की सुरक्षा पर हावी है। प्रदेश में लगातार बुलंद होते अपराधियों के हौसले अब अपनी नई कहानी रच रहे हैं। आम लोगों की बातें तो छोड़िए, अब तो अपराधी खुलेआम पुलिस को ही चुनौती देने में लगे हैं और चुनौती भी फरार होने वाले अपराधियों को खोजने की नहीं, बल्कि वो चुनौती जो जान लेने की साजिश रच रही है। जी हाँ, राजस्थान में लगातार 2 दिनों में अपराधियों ने पुलिसकर्मियों को बंदूक के निशाने पर लिया, जिसमें एक पुलिसकर्मी ने जान गंवा दी। आइए सबसे पहले आज करते हैं इसी मामले पर तहकीकात। राजस्थान में लगातार 2 दिनों में अपराधियों ने की 2 वो वारदातें जो पुलिस कर्मियों की जान लेने के लिए की गई थी। अपराधियों के हौसले इस कदर बुलंद होंगे, शायद पुलिस ने भी नहीं सोचा होगा। सबसे पहले बात करते हैं कोटा की, जहां शुक्रवार शाम को कुछ बदमाशों ने पुलिस कर्मियों पर साध दिया बंदूक का निशाना। दरअसल कुछ अपराधियों की तलाश में नाकाबंदी में जुटी पुलिस पर अचानक बदमाशों ने फायरिंग कर दी, जिसमें कुन्हाड़ी थानाधिकारी के पैर में गोली लगी। हालांकि इस घटना में वे मामूली जख्मी हुए, लेकिन अन्य पुलिसकर्मियों ने इस प्रकरण में अब तक 4 आरोपियों को दबोच लिया। लेकिन इस वारदात ने बदमाशों में कानून और वर्दी के खौफ को जरूर दरकिनार कर दिया। सूत्रों के अनुसार हत्या के मामले में सजायाफ्ता और गंगानगर जेल से फरार कुख्यात अपराधी अनवर और उसकी गैंग की कोटा में दस्तक की खबर पुलिस को 4 दिन पहले ही लग चुकी थी। कोटा पुलिस ने इन खतरनाक अपराधियों को पकड़ने के लिए जो जाल बिछाया था वो कामयाब तो रहा, लेकिन पुलिस पर फायरिंग करके इन बदमाशों ने कानून के डर से बेखौफ होने की भी पुलिस को नसीहत दे दी। कुन्हाड़ी थाने के एसएचओ राजेश सोनी पर नाकाबंदी पर पकड़े जाने के दौरान गोली मारी गई। बहादुर ऑफिसर ने अपनी वर्दी की इज्जत में 4 चांद लगाते हुए घायल होने के बावजूद 2 आरोपियों को अपनी टीम के साथ मौके से ही धर दबोचा और फिर गैंग के 2 अन्य आरोपियों को भी कोटा पुलिस ने गिरफ्त में लेने में कामयाबी हासिल कर ली। इन बदमाशों से पुलिस ने हथियार भी बरामद किए हैं। गैंग का सरगना, जो अब पुलिस की गिरफ्त में है, 1 महीने से गंगानगर जेल से फरार था। इस दौरान अनवर ने अपने साथियों के साथ कई वारदातों को अंजाम दिया। एक गैंग अनवर अली के नेतृत्व में, शेरू और अनवर 2 की नेतृत्व में एक गैंग ऑपरेट कर रही थी, जिसने पिछले करीब महीने भर में 2 वारदातें एमपी में पेट्रोल पंप लूट और फायरिंग की। उसके बाद कोटा रेंज में सिटी में वारदात की। रुद्राक्ष अपहरण कांड में आरोपियों द्वारा पुलिस को छकाने के बाद फरार गैंग के सदस्यों द्वारा पुलिस पर फायर करने की इस वारदात ने एक बार फिर कानून का खौफ कम नहीं होने की नजीर पुलिस के सामने पेश कर दी है। अब बात करें नागौर जिले के कुचामन सिटी की, जहां शनिवार को फिर एक बार बदमाशों ने पुलिस को निशाने पर ले लिया, जिसमें एक हेड कांस्टेबल फैज मोहम्मद की जान चली गई। कुचामन सिटी इलाके के भावता गाँव में हुई एक चोरी की घटना के मौका मुआयने के लिए पुलिस वहां गई थी और वहां इलाके के नामी हिस्ट्री शीटर विजेंद्र इंडाली को देखते ही पुलिस ने अपनी गाड़ी उसके पीछे लगा दी। पुलिस को देखते ही विजेंद्र ने अपनी गाड़ी तेज रफ्तार में दौड़ाई तो पुलिस ने भी तय कर लिया कि अब विजेंद्र को पकड़ना ही है, इसलिए वे भी उसका पीछा करने लगे। आगे जाकर विजेंद्र ने पुलिस पर फायरिंग शुरू कर दी।
जिसमें हेड कांस्टेबल फैज मोहम्मद के सिर और सीने में कई फायर लगे और मौके पर थाना अधिकारी सुरेश सोनी और अन्य पुलिसकर्मी जब फैज मोहम्मद को संभालने लगे तो इसी बीच मौके का फायदा उठाकर विजेंद्र फरार हो गया। SHO और जो एक हेड कांस्टेबल और ड्राइवर और एक अन्य सिपाही चारों कोई चोरी का मौका देखने एक भावंता गांव पड़ता है वहां पे जा रहे थे, तो एक पीछे से एक स्कॉर्पियो गाड़ी आई जिसपे थोड़ा शक हुआ क्योंकि पहले से कोई विजेंद्र इंडाली करके यहाँ पे एक वांटेड मुलजिम है। उसका थोड़ा आवाज़ होने पर उसका पीछा किया तो गाड़ी रुकवाने पर उसने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी और जिसमें हेड कांस्टेबल के गोली लगी और उसकी डेथ हो चुकी है। ऐसा दूसरी बार हुआ है कि हिस्ट्री शीटर विजेंद्र इंडाली ने कुचामन सिटी थाना पुलिस पर फायरिंग की है। पिछले दिनों फायरिंग में पुलिसकर्मी घायल हुए थे और बाल बाल बचे थे। इस मामले में हैरानी की बात यह है कि जब पुलिस के पास हथियार ही नहीं थे तो हथियारबंद बदमाशों का पीछा क्या सोचकर किया गया। इन दोनों घटनाओं की तहकीकात में ये तो साफ है कि पुलिस से ज्यादा बदमाश चौकन्ने हो चुके हैं और आधुनिक हथियारों के सामने राजस्थान पुलिस भी कई बार बौनी साबित हो जाती है। लेकिन अपराधियों के निशाने पर आई पुलिस के बाद अब आम लोगों की सोच यही हो सकती है कि जब खाकी के साथ ऐसा तो फिर आम लोगों की सुरक्षा किसके भरोसे। फर्स्ट इंडिया के लिए कोटा से शाकिर अली और कुचामन सिटी से रामनिवास कुमावत की रिपोर्ट। उस महिला का दोष कुछ नहीं था, बस कानून को अपने हाथ में लेने वाले तथा कथित न्यायाधीशों के चंगुल में आकर वह प्रताड़ित की गई। मामले से जुड़े आरोपियों ने उसके साथ जो बदसलूकी की उसे ना तो वह ताउम्र भूल पाएगी और ना ही समाज का कोई बाशिंदा। राजसमंद जिले में पिछले दिनों महिला के साथ हुई बदसलूकी की यह वारदात केवल जिले, राज्य या देश तक सीमित नहीं रही, बल्कि इस घटना के बाद भारत को विश्व मंच पर भी शर्मसार होना पड़ा। संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव ने भी इस घटना की निंदा की। आइए आपको बताते हैं कि क्या रहा पूरा मामला और करते हैं इस प्रकरण की तहकीकात। इस महिला ने कोई गुनाह नहीं किया था, बस उस पर आरोप मढ़ दिए गए। लेकिन अगर किसी पर कोई आरोप लगा दिए जाएं, तो उसका निर्णय करने के लिए देश में कोर्ट भी मौजूद है। लेकिन प्रदेश के राजसमंद जिले में बीते दिनों जो कुछ हुआ उसने सभी को हैरत में डाल दिया। अपनी पंचायत चलाने वाले और कथित रूप से न्याय करने वाले आरोपियों ने इस महिला पर हत्या का आरोप लगा दिया और फिर उसे वो सजा दी गई जिसे सुनकर आप भी चौंक जाएंगे। दरअसल पूरा मामला जुड़ा है प्रदेश के राजसमंद जिले से, जहां जिले के चारभुजा थाना क्षेत्र के थुरावड़ गांव में खाप पंचायत ने पिछले दिनों गांव में हुई एक युवक की मौत के मामले को हत्या करार देते हुए महिला को दोषी ठहराया और उसे सजा दी गई। महिला के अनुसार उसी के देवर की हत्या का आरोप लगाते हुए बिना जांच पड़ताल कर पंचायत के लोगों ने मारपीट कर उसे अपमानित किया। वहीं उसके साथ मारपीट की गई। पीड़िता के अनुसार उसके देवर की हत्या नहीं बल्कि उसने आत्महत्या की थी, जिसका अंतिम संस्कार पूरे परिवार ने किया। उसके कुछ दिनों के बाद देवर की पत्नी द्वारा आरोप लगाने के बाद 45 वर्षीय केशीबाई के खिलाफ खाप पंचायत का तुगलकी फरमान जारी हुआ। एक तुगलकी फरमान के चलते महिला की जान पर बनाई कानून को हाथ में लेने वाले तथा कथित लोगों ने पहले लगाया एक महिला पर हत्या का आरोप और फिर जो सजा उसे दी गई उसे सुन हैरत में पड़ जाएंगे आप। महिला को गांव में पहले निर्वस्त्र किया गया, उसके बाल काट दिए गए, चेहरे पर कालिख पोत दी गई और फिर उसके साथ मारपीट कर उसे गधे पर बैठाकर घुमाया गया। जी हाँ, कुछ ऐसा ही हुआ उस महिला के साथ। कल कूट मार की दी और तो भाटा महिला माता रे और तो लागड़ ठोगी दो याद अंदर हाथों में यूं ईंटों में लाड़ी फिर लागड़ ठोगी फिर कपड़ा खोलिया फिर गड्ढा पर बैठाया बाल काटा। खाप पंचायत द्वारा महिला को अपमानित करने व खाप पंचायत चलाने के मामले में आखिर पुलिस जागी और फिर कार्रवाई करते हुए 30 लोगों को हिरासत में लिया गया। वहीं पुलिस ने एहतियात के तौर पर गांव में सुरक्षा व्यवस्था कायम की। मामले की सूचना पर जिला कलेक्टर कैलाश चंद्र वर्मा, पुलिस अधीक्षक श्वेता धनखड़, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुधीर जोशी मौके पर पहुंचे और घटना की जानकारी ली। इस वारदात के बाद अधिकारियों ने उस वक्त क्या बयान दिए, आइए देखते हैं।
उसको निर्वस्त्र किया गया, उसके चेहरे पर काला रंग थोपा गया और उसको गधे पे बैठ के उसके बाल काटे गए और को गधे पे बैठ के घुमाया। तो इसको देखते हुए हमने मुकदमा दर्ज किया। पीड़ित महिला की पति की शिकायत के बाद हालांकि पुलिस ने इस प्रकरण में 30 आरोपियों को तो हवालात की हवा खिला दी, लेकिन मामले में सबसे बड़ी चौंकाने वाली बात ये कि गांव में कानून का मजाक बनता रहा, खाप पंचायत का तुगलकी फरमान चलता रहा और इलाके की पुलिस को खबर भी नहीं हुई। हालांकि बाद में पुलिस ने कार्रवाई करते हुए गिरफ्तार आरोपियों को कोर्ट में पेश किया, जहां से 26 आरोपियों को जेल जबकि 4 अन्य को पुलिस रिमांड पर भेजा गया। पुलिस ने कहा कि इस मामले में अभी और भी आरोपियों की गिरफ्तारी संभव है। गौरतलब है कि जेल भेजे गए 26 अभियुक्तों में एक महिला भी शामिल है, जिस पर अपने ही पति की हत्या का आरोप है। 30 लोगों को अरेस्ट किया गया है। महिला थाने में है, उनसे बातचीत की गई है, उसका परिवार भी यहाँ आया है, उनसे भी बातचीत की गई है। मौके पे भी हम मेयर एसपी साहब जाके आए हैं, सारे अधिकारी जाके आए हैं। मौके पर कहीं कोई दिक्कत नहीं है, पूरा मौका मुआवजा किया गया है। मामले गंभीरता को देखते हुए सारे एहतियात जो उपाय करने थे वो किए हैं, लोगों को अरेस्ट किया है। मामले की गंभीरता को देखते हुए महिला आयोग ने जिला पुलिस अधीक्षक श्वेता धनखड़ से पूरे मामले की जानकारी ली, जिसके बाद राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष लाड़कुमारी जैन अपने दल के साथ राजसमंद पहुंची और मेवाड़ की गरिमा को शर्मसार करने वाले गांव थुरावड़ पहुंची, जहां पर पीड़िता से मुलाकात की और पूरे घटनाक्रम को जाना। हालांकि जैन ने कहा कि यहां जो कुछ भी हुआ वो न्याय संगत नहीं रहा। आरोपी चाहे जो कोई हो, लेकिन इतना बड़ा घोर निंदनीय कार्य को अंजाम देने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। इस तरह का व्यवहार जो है वो बहुत ही निंदनीय और बहुत ही घृणा कर उन लोगों के साथ उनकी बहुत सख्ती से उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। घटना तो हो गई, लेकिन जिस समय घटना हो रही थी उस समय प्रशासन को इसकी खबर नहीं हुई। बाद में फिर गिरी कुछ कर्मचारियों पर गाज, जिसके तहत 4 भुजा थाना अधिकारी योगेश चौहान सहित 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया गया। वहीं विद्यालय प्रधानाध्यापक, पटवारी, ग्राम सेवक, पदेन सचिव और एएनएम को भी निलंबित कर दिया गया। इस वारदात की शिकार हुई महिला के आंसू पोंछने के लिए पीएचईडी मंत्री किरण माहेश्वरी भी महिला के पास पहुंची और मामले को गंभीर करार दिया। ऐसे जो घिनौना अपराध करने वाले जो अपराधी हैं, उन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले, फास्ट ट्रैक के अंदर उनका केस चले, इस सब के बारे में पूरा आश्वस्त किया है उन्हें और हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं किसी को भी। पूरे देश में मामला गूंज उठा और अधिकारियों और मंत्रियों सहित कई लोगों ने सांत्वना भी दी। आरोपियों को सलाखों के पीछे भी पहुंचाया गया, लेकिन बड़ा सवाल कि आखिर ऐसी पंचायतें चलाने वालों को क्यों न वो सजा दी जाए जिसे देख दोबारा कोई ऐसी हरकत करने की मजाल भी ना कर सके। वाकई शर्म आती है इन हरकतों पर। फर्स्ट इंडिया के लिए राजसमंद से आशीष चौधरी की रिपोर्ट। और तहकीकात में अभी वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का, लौटते हैं चले। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गार्गी, अक्षिता और ईशा की मौत जहर खाने से हुई, यह तो साफ हो चुका, लेकिन 12 की रहने वाली तीनों छात्राओं ने एक साथ जहर क्यों खाया? यह सवाल पिछले 3 सालों से बना हुआ है, जिसका जवाब आज तक कोई नहीं दे पाया। क्या किसी साजिश के तहत उन्होंने जहर खाया या फिर किसी ने उनकी हत्या की? कोई नहीं जानता। 3 साल से ठंडे बस्ते में पड़े इस मामले पर आज हम करते हैं तहकीकात और देखते हैं क्या था पूरा मामला और क्या रही इस पर कार्रवाई। चौदह नवंबर 2011 की तारीख 12 के लोग शायद ही कभी भूल पाए। उनके लिए वो काला दिन बन गया जब उन्हें पता लगा कि शहर की रहने वाली 3 साथी छात्राओं की संदिग्ध मौत हो गई। तीनों छात्राओं की लाशें मिली तो लोग सकते में आ गए। पूरे प्रदेश में यह मामला गरमाया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं इस पूरे मामले पर। हत्या या आत्महत्या? इन तीनों छात्राओं के साथ जो कुछ हुआ उससे पर्दा आज तक नहीं उठा।
इस घटना को 3 साल का समय गुजर गया। राज्य में सरकारें व अधिकारी भी बदल गए, लेकिन इन तीनों सहेलियों की मौत का राज फाश नहीं हो पाया और आज भी ये मामला आत्महत्या का था या फिर हत्या का, ये रहस्य बना हुआ है। परिवार वालों की आंखों के आंसू भले ही सूख चुके हों, लेकिन मन भीतर ही भीतर हादसे को याद करके रो पड़ता है। पुलिस इसे अपनी जांच में सुसाइड मानकर इसे ठंडे बस्ते में डाल चुकी है, लेकिन तीनों छात्राओं के परिजनों के गले ये बात नहीं उतरती। मामले की तह तक पहुंचने के लिए चाहे उच्च स्तरीय जांच कमेटियां बनाई गई हों, लेकिन अब तक 12 की तीनों बेटियां गार्गी दुबे, अक्षिता सोनी और ईशा कलवार की संदिग्ध मौत से पर्दा नहीं उठ पाया है और अब परिजन सीबीआई जांच की मांग के लिए आस लगाए बैठे हैं। और सूबे में भाजपा सरकार की मुखिया वसुंधरा राजे से न्याय की आस थी, मगर राजे सरकार का 1 वर्ष का समय गुजर जाने के बाद भी वही हालात है। यहाँ के जो 5 लड़के उसमें कॉल डिटेल में आ रहे हैं, उन्होंने डरा धमका करके उनको मौत के घाट उतरवा दिया। तीनों बच्चियों के परिवार की हालात करीब करीब यही है। अक्षिता सोनी के माता पिता को भी इंतजार है तो केवल न्याय का। झालावाड़ 12 लोकसभा सांसद दुष्यंत सिंह से लेकर राज्य की सत्ता पर काबिज होने वाली वसुंधरा राजे इन्हें घटना के बाद जांच के लिए आश्वासन दे चुकी है। राष्ट्रीय महिला आयोग की पूर्व अध्यक्ष ममता शर्मा से भी कई बार मिलकर निष्पक्ष जांच की गुहार की, लेकिन ममता शर्मा ने भी संवेदना जताने के अलावा कोई कड़ा कदम नहीं उठाया। आश्वासन तो राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष लाड़ कुमारी जैन ने भी दिया, लेकिन कुछ नहीं हुआ। कोई इस तरह से मंत्रणा खा करके और जहर खाए तो साफ है कि सामने कोई सामूहिक कार्य, कोई ऐसा कारण है कि सबको एक साथ। बात करें अगर अक्षिता के परिजनों की, तो उनका भी कानून से भरोसा उठ गया। उनका कहना है कि कॉल डिटेल के आधार पर जांच नहीं की गई और पुलिस उन्हें गुमराह करती रही। राज्य की पुलिस से भी इनको ज्यादा उम्मीद नहीं है और परिवार अब सीबीआई जांच की मांग राज्य सरकार से लगातार कर रहा है, लेकिन अब आस टूटने लगी है और ऊपर वाले की तरफ नजरें लगाए हुए हैं। उनकी कॉल डिटेल में जो है 6 लड़कों के, 2 लड़कों के नाम थे, जिनके खिलाफ पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तहकीकात में तो साफ होता है कि पूरा मामला उलझा हुआ है और शायद इसी के चलते आला पुलिस अधिकारी की नजरें इस मामले पर होते हुए उन्होंने चुप्पी साधी हुई है। आखिर खेल क्या है? क्या परिजनों को जिन युवकों पर शक है, ये खेल पूरा उन्हीं का है? और अगर खेल में उनका हाथ है तो पुलिस ने इस मामले में अब तक क्या किया? परिवार को चाहे न्याय मिले या ना मिले, लेकिन तीनों छात्राओं की संदिग्ध मौत पर सियासत भी खूब हुई। हर नेता ने कार्रवाई का आश्वासन भी खूब दिया, लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं। दिल्ली के सीएम बनने से पहले आप पार्टी के प्रचार के सिलसिले में 12 आए अरविंद केजरीवाल से जब इस मामले पर बात की तो उन्होंने भी सीबीआई जांच की बात कही। आइए आपको सुनाते हैं उस वक्त आपके केजरीवाल ने क्या कहा था, लेकिन दिल्ली के वादों की तरह वे भी इस आश्वासन को भूल गए। सुनिए केजरीवाल का वो बयान। इनकी ये मांग है कि इसको पुलिस जांच नहीं कर सकती, सीबीआई की जांच होनी चाहिए। हम इनकी मांग का पूरी तरह से समर्थन करते हैं और आज इस मंच से निवेदन करते हैं, मांग करते हैं कि इस पूरे मामले को सीबीआई को सौंपा जाए। अब दूसरे नेताओं की बात क्या करें? अपने ही राज्य के मंत्री इस मामले को शायद भूल गए। गणतंत्र दिवस पर 12 आए कैबिनेट मंत्री प्रभुलाल सैनी से जब मीडिया ने इस मर्डर मिस्ट्री पर बात की तो उन्होंने भी नेताओं वाले स्टाइल में वही रटा रटाया जवाब दिया कि 3 लड़कियां एक साथ सुसाइड नहीं कर सकती, इसमें जरूर किसी बड़ी साजिश की बू आ रही है और वे मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे से मामले की सीबीआई जांच कराने की मांग करेंगे। लेकिन 11 महीने बीत जाने के बाद शायद प्रभुलाल सैनी इस मामले को जैसे भूल ही गए हों। बड़ा आश्चर्यजनक है कि 3 छात्राओं की एक ही समय में एक ही दिन अगर वो सुसाइड करती है तो कहीं ना कहीं उसके पीछे कोई न कोई बहुत बड़ा गंभीर परिणाम होगा। शहरवासियों ने इस मामले को लेकर कई बार धरने प्रदर्शन किए, कैंडल मार्च निकाला, फिर भी 12 की तीनों बेटियों की मौत का राज ही रहा। शहरवासियों के मन में भी इस घटना का काफी मलाल है और वो भी इस रहस्यमयी घटना का पर्दाफाश जल्द हो इसकी आशा कर रहे हैं। लेकिन सबसे बड़ा सवाल कि इस गंभीर मुद्दे पर सरकार और प्रशासन ने चुप्पी क्यों साधी हुई है? 12 के केंद्रीय विद्यालय में पढ़ने वाली छात्राओं के साथ ऐसा क्या हुआ जिसके चलते नौबत यहाँ तक पहुँची? अब ये सरकार के लिए तहकीकात का विषय है। फर्स्ट इंडिया के लिए 12 से हंसपाल यादव की रिपोर्ट।
और 12 के बाद अब हम तहकीकात करेंगे उन मिशनरीज गतिविधियों की जो कहती कुछ हैं और करती कुछ और। गरीब बच्चों की सेवा का दम भरने वाले शेल्टर होम्स अब शोषण के अड्डे बन चुके हैं। एक के बाद एक सामने आ रहा इन शेल्टर होम्स का सच समाज को वो आईना दिखा रहा है जो शायद किसी ने कभी सोचा भी नहीं होगा। पहले ग्रेसी होम और अब मर्सी होम के इन काले कारनामों की आइए करते हैं तहकीकात। जयपुर के झोटवाड़ा इलाके में 3 दिन पहले वो काली हकीकत सामने आई, जिसके बाद सरकार और पुलिस महकमा हिल गया। अधिकारी और मंत्री मौके पर पहुंचने लगे। इलाके के लोग अचंभित हुए और सब यही कहते नजर आए कि क्या ऐसा भी हो सकता है। जी हाँ, आखिर मामला ही कुछ ऐसा था, जिसके बाद सरकार को भी सोचने पर मजबूर होना पड़ा। दरअसल झोटवाड़ा इलाके में पिछले 10 सालों से संचालित किए जा रहे मर्सी होम की सच्चाई जब सामने आई तो सभी चौंक गए। इस मर्सी होम के एक के बाद एक कई काले कारनामे सामने आ रहे हैं। सालों से तालाबंद मकान में प्रार्थना सभाओं के नाम पर होने वाला खिलवाड़ बेपर्दा क्या हुआ, सच की कई तस्वीरें एक के बाद एक साफ होती चली गई। मर्सी होम का असली सच क्या है, हम आपको बताते हैं। मूल रूप से केरल के रहने वाले जॉनसन ने करीब 10 साल पहले ये एनजीओ खोला और नाम दिया गया मर्सी होम। सीधा साधा लगने वाला ये शख्स अपनी पत्नी के साथ मिलकर गरीब बच्चों को पढ़ाई कराने के नाम पर मर्सी होम में लाने लगा। लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि इस मर्सी होम में गरीब और बेसहारा बच्चियों का यौन शोषण किया जा रहा था। एक हद तक बच्चियों ने जॉनसन की इन घिनौनी करतूतों को बर्दाश्त किया, लेकिन जब हद पार होने लगी तो बच्चियों ने स्कूल के प्रिंसिपल को मामले की जानकारी देते हुए जॉनसन के चेहरे पर लगा दया का नकाब हटाकर रख दिया। इस पर एसीपी साहब के नाम जांच हुई और एसीपी साहब के नेतृत्व में और सभी कार्रवाई करके उनके बयान वगैरह लिए। उसके बाद जो मर्सी होम संचालक है उसको लेकर के आए, उससे तफ्तीश की गई और उसके बाद उसकी गिरफ्तारी की गई। शेल्टर होम्स में यौन शोषण का ये पहला मामला नहीं, इससे पहले भी एक शेल्टर होम संचालक यौन शोषण के मामले में गिरफ्तार हो चुका है। लेकिन गौर करने वाली बात यह है कि एक मामला पहले सामने आने के बाद भी पुलिस सोती रही और प्रदेश में चलने वाले शेल्टर होम्स की जांच करना भी मुनासिब नहीं समझा। और आखिरकार एक बार फिर से सालों से चल रहा घिनौना खेल सबके सामने आ गया। राजधानी के मानसरोवर इलाके में भी शेल्टर होम्स का ही एक मामला पहले सामने आ चुका है। कुछ समय पहले तक ग्रेसी होम नाम से चलने वाले उस शेल्टर होम में प्रदेश के बाहर की गरीब लड़कियां रहती थी। ग्रेसी होम पर भी पुलिस ने कार्रवाई कर नागालैंड और मणिपुर की लड़कियों को मुक्त कराया था और वहां भी आरोप यौन शोषण के ही थे। अभी पहले मामले की सुनवाई भी पूरी नहीं हुई थी कि दूसरा मामला सामने आ गया। मर्सी होम में भी ज्यादातर बच्चियां ऐसे ही परिवारों से हैं। सभी लड़कियां प्रदेश के अलग अलग जिलों की हैं और गरीब परिवारों से हैं। इसके अलावा कुछ बच्चियां तो अनाथ हैं और उनके रिश्तेदारों ने जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ने के लिए उन्हें एक पादरी के कहने पर मर्सी होम में भर्ती करा दिया। मामला सामने आने के बाद खुद सरकार के सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री अरुण चतुर्वेदी मौके पर पहुंचे और पीड़ित बच्चियों से बात की। जैसे ही मंत्री जी ने बच्चियों से पूरे वाकये की जानकारी ली, जॉनसन की हरकतों का एक एक काला पन्ना बेनकाब हो गया। बच्चियों से बातचीत के बाद खुद मंत्री जी ने मामले से जुड़े कई अहम खुलासे किए। मंत्री के अनुसार मर्सी होम बिना लाइसेंस के चल रहा था और इसमें रहने वाली बच्चियों में से कुछ के साथ अनैतिक काम भी हुआ है। मर्सी होम संचालक उनके साथ सदियों से मारपीट करता था और उन्हें भूखा और निर्वस्त्र रखकर प्रताड़ित करता था। संचालक के साथ उसकी पत्नी और बेटा भी लड़कियों को पीटते थे। ये बात सही है कि कुछ बच्चियों के साथ वहाँ अनैतिक काम हुआ है, लंबे समय चल रहा था। पुलिस का इन्वेस्टिगेशन जारी है। ये पूरी तरह से अनरजिस्टर्ड था। अब साहब, जब इतना बड़ा मामला हो जाए तो सरकार भी दौड़ी तो पुलिस भी। विभाग से जुड़े मंत्री ने पुलिस को 1 महीने में चालान पेश करने के निर्देश दिए। साथ ही मर्सी होम जैसे अवैध शेल्टर होम प्रदेश में और कहां चल रहे हैं, इसका पता लगाने के लिए स्कूलों का रिकॉर्ड भी खंगालना शुरू कर दिया गया है और उसके बाद अवैध छात्रावासों पर कार्रवाई की जाएगी। सामने आया है कि यही मर्सी होम सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग में रजिस्टर्ड नहीं है।
गैरकानूनी तौर पर इसे प्राइवेट मकान में चलाया जा रहा था। हालांकि धर्म परिवर्तन जैसी बात अभी तक सामने नहीं आई है, लेकिन हिंदू समाज की लड़कियों को ईसाई प्रार्थना करवाने को देखते हुए इसी लिहाज से भी जांच के आदेश जारी किए गए हैं। मामले में फिलहाल पुलिस ने कार्रवाई करते हुए जॉनसन चाको और उसकी पत्नी को गिरफ्तार कर लिया और दोनों से पूछताछ की जा रही है। सूत्रों की माने तो मामले में पुलिस को कई अहम सुराग हाथ लगे हैं। पुलिस ने आईपीसी, जुवेनाइल और पास्को के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की है। राजधानी में शेल्टर होम्स के एक के बाद एक 2 मामले सामने आने के बाद पुलिस से लेकर सरकार भी सकते में है। गरीब बच्चों को सहूलियत देने के बहाने खोले गए ये उत्पीड़न केंद्र काफी कुछ इशारा कर रहे हैं। पुलिस भले ही इस मामले में भी जांच का आश्वासन दे रही हो, लेकिन शहर के बीचों बीच चल रही ये अवैध गोरख धंधे कहीं न कहीं पुलिस के मुखबिर तंत्र पर भी सवाल खड़े करते हैं। फर्स्ट इंडिया के लिए जयपुर से राकेश शर्मा की रिपोर्ट। और तहकीकात में आज फिलहाल इतना ही। नमस्कार।